हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12 का यूनिट नंबर 14 का वीडियो नंबर 8। तो बेटे ये 14वीं यूनिट का 8वां वीडियो है। और इससे पहले 7 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 14 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। बेटे आज का हमारा टारगेट है न्यूक्लिक अम्ल। क्या है बेटे? न्यूक्लिक अम्ल। तो आज हमें न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ना है। इसे इंग्लिश में भी न्यूक्लिक एसिड ही कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटे न्यूक्लिक अम्ल का संगठन, अर्थात न्यूक्लिक अम्ल किन किन घटकों से या किन किन भागों से मिलकर बनता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटे न्यूक्लियोसाइड का क्या मतलब होता है। फिर पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब होता है। फिर पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल की संरचना कैसी होती है, प्राथमिक और द्वितीयक संरचनाएं दोनों। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल के जैविक कार्य क्या क्या हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का क्या मतलब होता है और इसे हम दैनिक जीवन में कहाँ प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें पढ़ना है न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। ठीक है बेटे, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, और आप भी मेरे साथ साथ लिखो। आज का हमारा टारगेट है बेटे न्यूक्लिक अम्ल। आज का हमारा टारगेट है न्यूक्लिक अम्ल, या आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो न्यूक्लिक एसिड। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब हम सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यह आता है कि न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड का क्या मतलब है। बेटे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे पदार्थ या ऐसे अम्ल जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अब सवाल आया कि न्यूक्लियस का क्या मतलब है। आपको पता है कि मनुष्य का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिकाएं कह दो या फिर सेल्स कह दो, एक ही बात है। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं या सेल्स होती हैं, इन कोशिकाओं के बिल्कुल बीच में पाया जाता है केंद्रक, और केंद्रक को हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में पाए जाने वाले अम्ल को हम कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल। क्या कहते हैं बेटे? न्यूक्लिक अम्ल। तो अब यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि न्यूक्लिक अम्ल का क्या मतलब है, तो आप लिख सकते हो या बता सकते हो कि ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व फास्फोरस युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो कोशिका के केंद्रक में कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं बेटे? न्यूक्लिक अम्ल। इसलिए इन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये न्यूक्लियस
में पाए जाते हैं, अर्थात केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सारे न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियस में ही पाए जाएं, पर अधिकतर न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियस में ही होते हैं। ठीक है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। और इनका कार्य होता है आनुवांशिक सूचनाओं का आदान प्रदान करना, यानी आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ये आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं। आनुवांशिक सूचना का मतलब है कि एक पीढ़ी के लक्षणों को अगले पीढ़ी में लेकर जाना। ठीक है, समझ में आती है बात? एक पीढ़ी के लक्षणों को अगली पीढ़ी में लेकर जाने को कहते हैं हम आनुवांशिकता। और आनुवांशिकता की जो सूचनाएं होती हैं, जो इंफॉर्मेशन होती हैं, वे कहाँ इकट्ठा रहती हैं? न्यूक्लिक अम्ल में इकट्ठा रहती हैं। और न्यूक्लिक अम्ल कहाँ पाए जाते हैं? ज्यादातर कोशिका के केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। कुछ न्यूक्लिक अम्ल ऐसे हैं जो केंद्रक द्रव्य में ना मिलकर कोशिका द्रव्य में मिलते हैं, मतलब केंद्रक में नहीं होंगे, कोशिका में होंगे, पर उन्हें भी हम न्यूक्लिक अम्ल ही कहते हैं। देखो, हमने क्या सीखा है अब तक? हमने सीखा है कि न्यूक्लिक अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। ये अधिकतर कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, सामान्य बात। इसलिए इन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं इन्हें न्यूक्लिक अम्ल। ये आनुवांशिक सूचनाओं के क्या होते हैं? वाहक होते हैं, यानी आनुवांशिक सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। देखो, एक बात बताता हूं बहुत अच्छी, अब आपके समझ में ज्यादा आएगा। बेटे, ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना, न्यूक्लिक एसिड कह दो या न्यूक्लिक अम्ल कह दो, एक ही बात है। न्यूक्लिक अम्ल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, ये बात सब बच्चों को पता होनी चाहिए कि हमारे कोर्स में जो न्यूक्लिक एसिड हैं वे दो प्रकार के हैं। इनमें से जो पहला प्रकार है उसका नाम है डीएनए। क्या नाम है? डीएनए। नाम सुना ही होगा आपने डीएनए का। इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसे आप कह सकते हो डीऑक्सी। फुल फॉर्म लिखने के लिए भी आता है ना पेपर में, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए। एक तो डीएनए, देखो न्यूक्लिक अम्ल है ना डीएनए, और न्यूक्लिक अम्ल ही तो हम पढ़ रहे हैं। एक तो डीएनए आपको पता होना चाहिए, और नंबर 2 पे आपको पता होना चाहिए डीएनए का भाई आरएनए। एक आरएनए का आपको पता होना चाहिए। आरएनए क्या है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। आर का मतलब राइबोज, एन का मतलब न्यूक्लिक, और ए का मतलब एसिड या अम्ल। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के हैं, डीएनए और आरएनए। अब आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, चलो। ये जो डीएनए होता है ना बेटे, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में। डीएनए कहाँ मिलेगा आपको? कोशिका के केंद्रक में मिलेगा डीएनए। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब ये आरएनए की बात करें तो आरएनए को लिखोगे आप कि ये पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में यानी केंद्रक के बाहर। ज्यादातर न्यूक्लिक एसिड केंद्रक के अंदर ही होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। पर आरएनए एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि ऐसा न्यूक्लिक एसिड है जो केंद्रक के कहाँ रहता है? बाहर, कोशिका द्रव्य में रहता है।
तो ये तो हुआ इंट्रोडक्शन न्यूक्लिक एसिड का। अब हम अगले स्टेप की बात करते हैं, ध्यान से देखो। अगला स्टेप है बेटे न्यूक्लिक अम्ल का संगठन, कि न्यूक्लिक अम्ल किन किन घटकों से मिलकर बना है, किन किन फैक्टर से मिलकर बना है, किन किन हिस्सों से मिलकर बना है। देखो आपको पता होना चाहिए कि यह मुख्यतः यानी मुख्य रूप से 3 घटकों से बना होता है या बने होते हैं। चलो बना होता है ही लिख लें, 3 घटकों से बना होता है, यानी इसमें 3 हिस्से होते हैं किसी भी न्यूक्लिक एसिड में। सबसे पहला हिस्सा पता क्या होता है बेटे? सबसे पहला हिस्सा होता है शर्करा या शुगर। पेंटोज शर्करा होती है, इसमें होती है पेंटोज शुगर। देखो जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूंगा आपको। मुख्य रूप से 2 प्रकार की शर्कराएं इसमें होती हैं। एक तो शर्करा होती है ऐसी, देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, उसके बाद हम बनाएंगे 1 बॉन्ड यहाँ बनाएंगे, 1 बॉन्ड यहाँ बनाएंगे और 1 बॉन्ड यहाँ बनाएंगे। अब यहाँ तो आप लिख दो ऑक्सीजन और बाकी सब जगह लिख दो कार्बन, ऐसे, ठीक है। इसमें यहाँ भी कुछ जुड़ जाएगा, यहाँ कुछ जुड़ जाएगा, यहाँ कुछ जुड़ जाएगा, इस तरीके से, और इसमें यहाँ कुछ जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ जुड़ेगा बेटे OH, ये OH जुड़ गया, तो यहाँ जोड़ दो आप H, यहाँ आप जोड़ो H और यहाँ जोड़ो OH, यहाँ भी H जोड़ो और यहाँ भी OH जोड़ो, और बेटे यहाँ H जोड़ो और यहाँ जोड़ो CH2OH। ऐसे लिख दूं CH2OH। तो यदि आप नंबरिंग करते हो तो ये पहला कार्बन है, पहला, दूसरा, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और 5वां कार्बन। तो ये जो मैंने शर्करा यहाँ बनाई है इसे कहते हैं राइबोज। क्या कहते हैं? राइबोज। इधर लिख रहा हूं मैं, देख लो जरा ध्यान से, राइबोज, इसे कहते हैं राइबोज। या कुछ बुक्स में इसका नाम लिख रखा है D- राइबोज। ध्यान से सुनो इस बात को, या तो आप इसे केवल राइबोज कह दो, राइबोज शर्करा है, राइबोज शुगर है, या आप इसके पहले लगा सकते हो D-। कॉन्फ़िगरेशन के कारण, विन्यास के कारण, और ये ध्रुवण घूर्णकता के कारण माइनस, तो आप इसे D- राइबोज भी कह सकते हो। अब एक होती है, ये तो हो गया राइबोज, ये वाला देखो राइबोज, और एक होता है डीऑक्सी राइबोज। इसमें तो खाली राइबोज है, इसमें डीऑक्सी राइबोज है। तो देखो डीऑक्सी राइबोज कैसा होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसमें भी हम इसी तरीके से एक प्रकार का पंचभुज बनाएंगे। ये बनाया पंचभुज या पेंटागन। ऑक्सीजन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और यहाँ भी कार्बन है। यहाँ भी हमें जोड़ना है कुछ, यहाँ भी जोड़ना है, यहाँ भी जोड़ना है, और यहाँ भी जोड़ना है। यहाँ क्या जोड़ा था? OH H, ज्यों का त्यों जोड़ देंगे। बस अंतर सिर्फ यहाँ आएगा कि दोनों तरफ H जुड़ता है। ध्यान से सुनो, जो राइबोज शुगर होती है उसमें यहाँ दूसरे कार्बन को देखो HOH, और इसमें दूसरे कार्बन पे दोनों तरफ क्या है? H। यहाँ भी H है और यहाँ भी H है डीऑक्सी राइबोज में। ये जो हम बना रहे हैं इसका नाम है डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। इसे भी आप लिख सकते हो D-। कुछ बुक्स में D- भी लिख रखा है, पर आप इतना ही नाम ध्यान रखोगे तो बहुत है, डीऑक्सी राइबोज। ये HOH जो का तो होगा, ये H है, और ये है CH2OH। कार्बन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो पहला तो हिस्सा हुआ बेटे शर्करा का। नंबर 2, दूसरा पार्ट या दूसरा घटक क्या होता है न्यूक्लिक अम्ल में? दूसरा घटक होता है बेटे नाइट्रोजन युक्त क्षारक।
नाइट्रोजन युक्त क्षारक। दूसरा हिस्सा होता है नाइट्रोजन युक्त क्षारक। अब यदि हम नाइट्रोजन युक्त क्षारक की बात करें तो बेटे ये होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। और दो प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षारक में सबसे पहले जो हमें पढ़ने हैं, नंबर ए करके लिखता हूं, नंबर ए पढ़ने हैं पिरिडीन। पिरिडीन व्युत्पन्न, यानी पिरिडीन से बनने वाले या पिरिडीन से उत्पन्न होने वाले। और ये पिरिडीन से उत्पन्न होने वाले जो क्षारक होते हैं वे तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटे? तीन प्रकार के। कौन कौन से तीन प्रकार हैं? देखो, एक तो ऐसा होता है, ध्यान से देखना बिल्कुल, ये मैंने बनाया एक रिंग इस तरीके से, बिल्कुल ध्यान से देखना आप। यहां जुड़ा हुआ है N और यहां जुड़ा हुआ है H, और ये डबल बॉन्ड O है, और यहां जुड़ा हुआ है N, और ये है H, और यहां भी डबल बॉन्ड O है, और यहां एक डबल बॉन्ड है। अब संयोजकता पूरी है हर एक कार्बन की। यहाँ हर जगह क्या है? कार्बन। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ये तीन जगह छुटी हुई है, 1 2 3, यहाँ कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। इस नाइट्रोजन युक्त क्षारक का नाम है यूरेसिल। क्या नाम है बेटे? यूरेसिल। मैं बराबर में लिख देता हूं, इसका नाम है यूरेसिल। और यूरेसिल को हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल यू से। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल यू से। एक तो ये ध्यान रखना है, मैंने बताया कि नाइट्रोजन युक्त क्षारक, देखो नाइट्रोजन है ना इसके अंदर, नाइट्रोजन युक्त क्षारक है, दो प्रकार के होते हैं पिरिडीन व्युत्पन्न। पिरिडीन को कुछ बुक्स में पिरिमिडीन भी लिख रखा है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चाहे आप पिरिडीन कहो या पिरिमिडीन कहो, एक ही बात है। तो पिरिडीन व्युत्पन्न यानी कि पिरिडीन से उत्पन्न होने वाले नाइट्रोजन युक्त क्षारक तीन प्रकार के होते हैं। उसमें पहला हमने पढ़ा है यूरेसिल। दूसरा कैसा होता है? देखो, ये हमारे पास इसी तरह का एक रिंग है, यहाँ नाइट्रोजन है, जैसे यहाँ था नाइट्रोजन, यहाँ NH था, यहाँ केवल N है, और इस तरीके से यहाँ है NH। अब देखो ध्यान से, इसमें यहाँ ऊपर होता है NH2, और ये जैसे डबल बॉन्ड O यहाँ था, यहाँ भी डबल बॉन्ड O होगा। नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होनी चाहिए, 1 2, एक बॉन्ड ये आ जाएगा, 3 हो जाएगी, और यहाँ भी एक बॉन्ड आएगा डबल बॉन्ड। तो एक होता है पिरिडीन व्युत्पन्न नाइट्रोजन युक्त क्षारक इस तरीके का, इसका नाम होता है साइटोसिन। साइटोसिन, और कैपिटल C से इसे प्रदर्शित करते हैं, साइटोसिन को। ठीक है बेटे। अब एक होता है, यहां बना देता हूं स्ट्रक्चर, ऐसा ही बनाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखो, ये जैसा स्ट्रक्चर यूरेसिल का है ऐसा ही बनाऊंगा, सिर्फ एक अंतर ये रहेगा कि यहाँ पे जुड़ा होगा क्या? CH3। सिर्फ यहाँ क्या जुड़ा होगा? CH3 जुड़ा होगा, बाकी स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। देखो, ये बनाया, यहाँ हमें जोड़ना है NH, और यहाँ भी NH है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जैसे यहाँ था, और ऊपर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ जो है इस कार्बन के ऊपर जुड़ेगा एक CH3, यहाँ जोड़ देते हैं CH3। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये स्ट्रक्चर होता है थायमीन का, इसे कहते हैं थायमीन, और थायमीन को हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल T से। तो हमें पता चला है कि नाइट्रोजन युक्त क्षारक दो प्रकार के होते हैं, उसमें से पहले पिरिडीन के व्युत्पन्न हैं, ये तीन प्रकार के हैं, एक तो यूरेसिल,
एक साइटोसिन और एक थायमीन। हमें पता चला है कि न्यूक्लिक अम्ल मुख्य रूप से तीन घटकों से मिलकर बनता है। पहले तो शर्करा है, शर्करा दो प्रकार की हमें पढ़नी है, एक तो राइबोज शर्करा, एक डी ऑक्सी राइबोज शर्करा। फिर हमने पढ़ा है दूसरा हिस्सा होता है नाइट्रोजन युक्त क्षारक का। ये दो प्रकार के होते हैं, पिरिडीन व्युत्पन्न नंबर 1 पे हमें पढ़ने थे। और पिरिडीन व्युत्पन्न होते हैं तीन प्रकार के, यूरेसिल, साइटोसिन और थायमीन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, नाइट्रोजन युक्त क्षारक में जो हमने पहले प्रकार के पढ़े वे तो थे पिरिडीन व्युत्पन्न, या आप कह सकते हो पिरिमिडीन व्युत्पन्न। दूसरे प्रकार के नंबर बी पे हमें जो नाइट्रोजन युक्त क्षारक पढ़ने हैं उन्हें कहते हैं प्यूरीन, यानी कि वे प्यूरीन से बनाए जाते हैं। प्यूरीन व्युत्पन्न किससे बनाए जाते हैं? प्यूरीन से। तो प्यूरीन व्युत्पन्न है बेटे दो प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। यहां लिख देते हैं दो प्रकार। और वे दो प्रकार कौन कौन से हैं उन्हें देख लो आप ध्यान से एक बार। एक तो ऐसा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यहां है नाइट्रोजन और इस तरीके से हमें ये रिंग कंप्लीट करनी है। यहां भी नाइट्रोजन है और ऊपर जुड़ा हुआ है NH2 और यहाँ डबल बॉन्ड है और इस जगह भी डबल बॉन्ड है। यहाँ जुड़ा हुआ है N और इधर जुड़ा हुआ है NH और यहाँ है डबल बॉन्ड से CH और यहाँ सिंगल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर है एडिनिन का। किसका है? एडिनिन। एडिनिन का स्ट्रक्चर है और एडिनिन को हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल A से। इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है ग्वानीन का। ग्वानीन भी प्यूरीन से ही बनाई जाती है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखो ये ऑक्सीजन होगा ऊपर और यहाँ होगा NH, इस तरीके से ये NH होगा और बेटे यहाँ होगा जुड़ा हुआ NH2। NH2 ऐसे लिख देते हैं, चलो ये NH2 जुड़ गया यहाँ और यहाँ होगा N। इस तरीके से रिंग पूरी हो जाएगी। संयोजकता पूरी करने के लिए यहाँ एक डबल बॉन्ड होगा इस तरीके से और एक डबल बॉन्ड होगा यहाँ, जिससे नाइट्रोजन और कार्बन जो भी है, जहां कुछ नहीं लिखा होता है ना वहां कार्बन होता है। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। तो कार्बन को तो चाहिए 4 बॉन्ड और नाइट्रोजन को चाहिए होते हैं बेटे 3 बॉन्ड। बाकी जैसे यहाँ N जुड़ा हुआ है इस पे भी यहाँ N होगा, नीचे NH जुड़ा हुआ है तो नीचे NH होगा और यहाँ CH जुड़ा है तो यहाँ डबल बॉन्ड से CH और इधर बना दो सिंगल बॉन्ड। ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये एक प्यूरीन व्युत्पन्न है, यानी नाइट्रोजन युक्त क्षारक है, उसका प्यूरीन व्युत्पन्न वाला क्षारक है। इसे कहते हैं ग्वानीन। ग्वानीन, और ग्वानीन को हम लिखते हैं कैपिटल G से। तो हमें पता चला है कि पहला हिस्सा तो था शर्करा। पहला हिस्सा क्या था? शर्करा था। यदि हम एमिनो अम्ल की बात करते हैं तो पहला हिस्सा शर्करा होता है और शर्करा में हमने दो पढ़े हैं, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। और दूसरा हिस्सा होता है नाइट्रोजन युक्त क्षारक। नाइट्रोजन युक्त क्षारक में हमने पढ़े हैं कि नाइट्रोजन युक्त क्षारक दो प्रकार के होते हैं, एक तो पिरिडीन से बनने वाले और दूसरे होते हैं प्यूरीन से बनने वाले। पिरिडीन से बनने वाले 3 बताए हैं, यूरेसिल, साइटोसिन और थायमीन, और प्यूरीन से बनने वाले 2 बताए हैं, एडिनिन और ग्वानीन। तो कुल मिलाकर 3 और 2 5 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षारक होते हैं। ठीक है, पर मैं आपको एक बात बताता हूं, इसे ध्यान रखना। एक हेडिंग लिखते हैं, चलो नोट। ये जो 5 प्रकार के हमने नाइट्रोजन युक्त क्षारक पढ़े हैं, इनमें एक बात ध्यान रखना है कि जो थायमीन होता है ना,
थायमीन को ध्यान रखेंगे कि केवल डीएनए में ही होता है, आरएनए में नहीं होता है, केवल डीएनए में होता है। ध्यान रखोगे, थायमीन जिसे टी से लिखा था वो केवल किस में होता है, डीएनए में। और इसी तरीके से जो यूरेसिल है, यूरेसिल यू से लिखा था, केवल आरएनए में होता है। ये चीज बहुत काम की है, पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हमें पता है कि किसी भी न्यूक्लिक एसिड में, किसी भी न्यूक्लिक अम्ल में शर्करा होनी जरूरी है और नाइट्रोजन युक्त क्षारक होना जरूरी है। पर नाइट्रोजन युक्त क्षारक में ध्यान रखना है कि थायमीन केवल डीएनए में ही आपको मिलेगा और यूरेसिल केवल आरएनए में ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो पहला हिस्सा था शर्करा, दूसरा हिस्सा था नाइट्रोजन युक्त क्षारक, तीसरा हिस्सा है बेटे फास्फेट समूह। किसी भी न्यूक्लिक अम्ल का जो तीसरा हिस्सा होता है वो होता है फास्फेट ग्रुप। और फास्फेट ग्रुप को तो आपको पता ही है किस तरह प्रदर्शित करते हैं, PO4-3। ठीक है, PO4-3, या फिर ऐसे लिख दो आप PO4-3। दोनों बातों का एक ही मतलब है। इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कैसा होता है फास्फेट का। एक तो फास्फोरस होता है यहाँ, और यहाँ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, और 3 होते हैं सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, और इन तीनों के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। ऐसा होता है फास्फेट का स्ट्रक्चर, PO4 ट्रिपल नेगेटिव का। ठीक है, फास्फेट को PO4 से ही तो लिखते हैं। PO4 पर 3 इकाई ऋणावेश है, PO4 हैं 3 इकाई ऋणावेश है उन ऑक्सीजन परमाणु पर जिनके पास सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा। नॉर्मली ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज आने के कारण कितने होंगे, 7। अब देखो यहां तक तो हम ठीक पहुंच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगले स्टेप को थोड़ा ध्यान से समझना। अब हमें समझना है न्यूक्लियोसाइड का क्या मतलब होता है। पेपर में पूछा जाता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, इंग्लिश में भी इसे न्यूक्लियोसाइड से ही कहते हैं। क्या मतलब है न्यूक्लियोसाइड का, या न्यूक्लियोसाइड्स किसे कहते हैं? देखो बहुत आसान है। आपके पास जब कोई शर्करा होगी, शर्करा चाहे राइबोज हो या डीऑक्सी राइबोज हो, दोनों में से कोई सी भी शर्करा हो, और वो शर्करा नाइट्रोजनी क्षारक या नाइट्रोजन युक्त क्षारक, कुछ भी लिख दो, नाइट्रोजन युक्त क्षारक के साथ जुड़ जाती हो। जब पेंटोज शर्करा नाइट्रोजनी क्षारक के साथ जुड़ जाती है तो जुड़ने से जो संरचना हमें प्राप्त होती है उसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। समझ में आया? समझ में आया क्या बेटे? जब कोई पेंटोज शर्करा नाइट्रोजनी क्षारक 5 तरह के हमने पढ़े हैं, उनमें से किसी के साथ जुड़कर कोई संरचना बनाती है तो उस संरचना को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। जैसे मैं आपको संरचना बना के दिखा सकता हूं कि न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो एक तो शर्करा ले लो आप इस तरह, चलो ऐसे ही बना देते हैं। ये शर्करा है, यहां भी बॉन्ड होगा, यहां भी बॉन्ड होगा, इस तरह तो होता है बॉन्ड। और इसमें जुड़ा है कोई नाइट्रोजनी क्षारक, यानी कि क्षारक जितने भी हमने पढ़े हैं उनमें से कोई एक क्षारक इसमें जोड़ना है। जैसे मान लो यहां जोड़ देते हैं कोई क्षारक, ऐसे ही तो होते हैं लगभग क्षारक, ऐसे। ठीक है, तो ये तो हो जाएगी कोई सी शर्करा, चाहे तो राइबोज हो या डीऑक्सी राइबोज हो, और ये हो जाएगा क्षारक। यहां लिख देते हैं कि ये जो हिस्सा है, अंदर ही लिखते हैं चलो इसके, ये वाला जो हिस्सा है वो तो है शर्करा, और शर्करा से जुड़ा हुआ है
क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक। तो शर्करा से जब क्षारक जुड़ता है तो कुल जो स्ट्रक्चर बन के आता है, इस कुल स्ट्रक्चर को, कुल संरचना को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। जैसे आप इसमें पूरा कर सकते हो, जैसे आपको मान लो दिखाना ही है, यहाँ एच दिखाओ, यहाँ एच ओ एच, यहाँ एच ओ एच, यहाँ एच, और यहाँ क्या होगा बेटे, CH2OH। ये तो हमने शर्करा के पूरे कर दिए कार्बन। जहां कार्बन नहीं दिखाई दे रहा ना आपको, जैसे यहाँ भी कार्बन है बेटे, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। तो ये तो शर्करा हमने बना दी। और कौन सी बनाई? राइबोज बनाई। क्योंकि डीऑक्सी राइबोज में तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह एच होते हैं ना, डीऑक्सी राइबोज में। ये है राइबोज शुगर। और राइबोज शुगर के साथ हम कोई सा एक नाइट्रोजनी क्षारक बनाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजनी क्षारक बना देते हैं कोई सा एक। जैसे मान लो यहाँ पे हम लेते हैं NH है, NH का N बचेगा, S तो चला जाएगा OH के साथ। और एक काम करो आप, एक काम करो, यहाँ डबल बॉन्ड करके O जोड़ दो, और यहाँ एक डबल बॉन्ड बनाओ, यहाँ एक डबल बॉन्ड बनाओ, ध्यान से देखते रहियो। और ऊपर जोड़ दो, यहाँ भी एक N जोड़ो, ऊपर जोड़ दो आप NH2। ठीक है, तो ये हमने एक विशेष प्रकार का यहाँ नाइट्रोजनी क्षारक बनाया है, जिसे आप कह सकते हो साइटोसिन। ठीक है, ये तो राइबोज शुगर लिया है हमने, राइबोज शर्करा, और नाइट्रोजनी युक्त क्षारक में से हमने लिया है साइटोसिन। तो जब शर्करा, कौन सी शर्करा? पेंटोज, पेंटोज शर्करा किसी नाइट्रोजनी क्षारक के साथ जुड़ती है, टोटल स्ट्रक्चर ये जो बना है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड बना है। देखो समझ में आई क्या बात आपकी? अब न्यूक्लियोसाइड के बाद जो अगला टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, देखो न्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब होता है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। न्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब होता है? इंग्लिश में भी इसे न्यूक्लियोटाइड्स, बहुवचन में आप कह सकते हो, प्लूरल में न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है बेटे कि मान लो आपके पास कोई शर्करा है, पेंटोज शुगर, चाहे तो वो राइबोज है या डीऑक्सी राइबोज है, और उस शर्करा में आपने जोड़ दिया है कोई नाइट्रोजनी क्षारक, और नाइट्रोजनी क्षारक के साथ आपने उसमें फास्फेट भी जोड़ रखा है। भाई आपको पता है तीन ही तो चीज होती हैं, तीन चीज होती है ना न्यूक्लिक एसिड में। शर्करा हमने पढ़ लिया 2 तरह का है, क्षारक हमने पढ़ लिया 5 तरह का है, फास्फेट हमने पढ़ लिया, फास्फेट तो PO4 ट्रिपल नेगेटिव ही है, एक तरह का ही है। तो जब ये तीनों चीज मिल जाती है ना, और एक इकाई बनती है, एक यूनिट बनती है न्यूक्लिक अम्ल की, तो न्यूक्लिक अम्ल की जो एक यूनिट बनती है उसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। ये है न्यूक्लियोटाइड। या फिर आप इसे कह सकते हो भाई शर्करा और क्षारक, शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक जब आपस में मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि हम इन दोनों चीज को अलग अलग नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कि न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड जब फास्फेट के साथ जुड़ता है, फास्फेट के साथ जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप शर्करा और क्षारक को अलग अलग ना लिखो, दोनों को कुल मिलाकर लिख दो न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि शर्करा और क्षारक का जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। तो अब स्ट्रक्चर कैसी बनेगी इसकी देखो जरा, आप इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही बनाओगे। कहाँ बनाऊं? यहाँ बना दो स्ट्रक्चर। देखो यहाँ तो हम लेंगे पेंटोज शुगर, ये हम लेंगे पेंटोज शुगर, ये कोई पेंटोज शर्करा है, यहाँ भी बॉन्ड है, यहाँ भी बॉन्ड है, ये सब बॉन्ड्स हैं, यहाँ ऑक्सीजन है, और इसमें जोड़ दिया है हमने एक क्षारक, यहाँ से जोड़ देंगे हम एक क्षारक।
क्षारक कोई सा भी जोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो इसे जोड़ देते हैं। ऊपर तो है इसमें NH2 और यहाँ इसमें है N, ये डबल बॉन्ड है, साइटोसिन ही जोड़ देते हैं। और यहाँ भी एक डबल बॉन्ड है और यहाँ क्या है बेटे, यहाँ है N, साइटोसिन ही जोड़ दिया हमने। देखो NH2 ऊपर है, NH2 है, N है, O है, N भी है और H, ये वाला, ये H जोड़ दिया हमने, ये वाला HOH, 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 ध्यान से देखना H, और यहाँ बचेगा सिर्फ CH2, OH निकल जाएगा क्योंकि इसके आगे हमें क्या जोड़ना है, फास्फेट, फास्फेट जोड़ना है ना। मैं थोड़ा नीचे को करके जोड़ रहा, ध्यान से देखो आप। देखो बेटे नीचे को करके जोड़ेंगे, ये तो लिखा CH2 और यहाँ हमने जोड़ा, क्या जोड़ना है हमें, फास्फेट जोड़ना है ना, तो PO4 जोड़ना है। एक ऑक्सीजन तो यहाँ दिखा देंगे और ये जुड़ा हुआ है P के साथ, ये डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन इधर जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर जुड़ जाएगा। ये दोनों ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने नेगेटिव चार्ज यहाँ लिया है। ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो कोई नेगेटिव चार्ज लेने की जरूरत नहीं है यहाँ। ये O है, ध्यान रखना है आपको, O। और ये न्यूक्लियोटाइड का न है, आधा न, तो इन पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे किसी नेगेटिव चार्ज की जरूरत नहीं है क्योंकि इधर भी बॉन्ड है, इधर भी बॉन्ड है। तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बना है, आपको पता है इसमें ये क्या है बेटे, इसमें तो है क्षारक, ये तो हो गया नाइट्रोजनी क्षारक। ठीक है, साइटोसिन है और ये आपकी शर्करा है, पेंटोज शर्करा में भी राइबोज है। और ये जो यहाँ ग्रुप हमने जोड़ा है, ये कितने को देख रहे होंगे आप, ये फास्फेट है। तो जब ये तीनों चीज आपस में मिल जाती है ना, कौन कौन, शर्करा, हाँ है शर्करा, क्षारक, हाँ है क्षारक, फास्फेट, हाँ है फास्फेट, तीनों चीजें जब आपस में मिल जाती हैं तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बनता है बेटे, न्यूक्लियोटाइड। मेरे पास बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है, इसलिए मैंने इस स्ट्रक्चर को भी, आप थोड़ा नीचे बनाओगे, दूर बनाओगे इस स्ट्रक्चर को, न्यूक्लियोसाइड को, और न्यूक्लियोटाइड को भी थोड़ा दूर बनाना है आपको। ठीक है बेटे, तो ये होते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगली बात करते हैं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटे। अब हम बात करेंगे न्यूक्लिक अम्ल की संरचना के बारे में। न्यूक्लिक अम्ल की संरचना या बनावट, न्यूक्लिक अम्ल की संरचना या स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो हमें दो स्टेप में इसका स्टडी करना है, प्राथमिक संरचना और द्वितीयक संरचना। तो हम लिखते हैं कि दो प्रकार से हमें इसका अध्ययन करना है, यानी दो स्टेप में हमें इसका अध्ययन करना है न्यूक्लिक अम्ल की संरचना का। तो जो पहला स्टेप हमें लेना है उसे हम लिखते हैं, नंबर फर्स्ट करके लिख देते हैं। सबसे पहले हमें देखनी है कि न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना कैसी होती है। न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना कैसी होती है, ठीक है। प्राथमिक संरचना बहुत सिंपल है बेटे, ध्यान से देखेंगे। प्राथमिक संरचना में क्या होता है कि हमारे पास मान लो कोई फास्फेट है, यह फास्फेट है। आपको ये तो पता चली गया कि तीन चीजें हैं, फास्फेट, शर्करा और क्षारक। फास्फेट जुड़ा होगा किसके साथ, शर्करा के साथ जुड़ा होगा। फास्फेट किसके साथ जुड़ा होगा, शर्करा के साथ, और शर्करा के साथ जुड़ा होगा फिर क्षारक। क्या जुड़ा होगा बेटे, क्षारक। और शर्करा के साथ फिर आगे क्या जुड़ा होगा, फास्फेट। और फास्फेट के साथ फिर क्या जुड़ा होगा, शर्करा। और शर्करा के साथ एक क्षारक भी जुड़ा होगा। इस तरीके से चैन चलती रहेगी। जैसे इसके आगे फिर क्या जुड़ा होगा, फास्फेट,
मतलब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ फास्फेट, फास्फेट के बाद शर्करा, और शर्करा के बाद फिर फास्फेट, और फास्फेट के बाद फिर शर्करा, और शर्करा के बाद फिर फास्फेट। इस तरह ये क्रम चलता रहेगा बेटे। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि हर एक शर्करा पे एक क्षारक भी जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा बेटे? क्षारक। तो मैं हर एक शर्करा पे क्षारक भी जोड़ देता हूं। ऐसी एक बहुत बड़ी श्रृंखला होगी जिसमें फास्फेट, शर्करा और क्षारक होंगे। तो यदि मैं इस एक यूनिट को ब्रैकेट में बंद करके बाहर एन लिख दूं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि फास्फेट, शर्करा और क्षारक के बहुत सारे अणु हैं, बहुत सारे यूनिट्स हैं, बहुत सारी इकाइयां हैं। और ये लंबी चेन जब आपस में जुड़ती है तो हमें न्यूक्लिक अम्ल मिलता है, और यही है न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना। अब जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा चलो, ये सबसे पहले हमें लेना है फास्फेट। तो फास्फेट यहां से स्टार्ट करता हूं मैं। फास्फेट लेते हैं, चलो पी ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, डबल बॉन्ड ओ, और ये जोड़ दिया ओ। ये फास्फेट है, ये जुड़ा होगा शर्करा से। तो मैं यहाँ ओ के बाद लिखूंगा CH2। बहुत ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, CH2 लिखा है। और ये CH2 इस पेंटोस शुगर का पांचवा कार्बन है। कौन से पेंटोस शुगर का? देखो जरा, यहां से ये एक पेंटोस शुगर बनाता हूं मैं। देखो, देख रहे हैं ना आप? ऐसा ही तो होता है पेंटोस शुगर, ऐसा होता है पेंटोस शुगर। तो फास्फेट, ये आ गया फास्फेट। शर्करा, ये आ गया पेंटोस शुगर। और इसके साथ जुड़ा है क्षारक। क्षारक तो यहाँ जुड़ जाएगा ऐसे, देखो ऐसे ही तो जुड़ेगा, यहाँ ये क्षारक जुड़ जाएगा। तो फास्फेट है, ये रहा फास्फेट। शर्करा है, ये शर्करा है पेंटोस शुगर, और उसके साथ जुड़ा है क्षारक। अब देखो एक बात बताता हूं मैं आपको, ये जो आपका पहला, दूसरा, तीसरा कार्बन है, यहां से जुड़ेगा अगला फास्फेट। अगला फास्फेट बेटे यहां से जुड़ेगा। देखो कैसे जुड़ेगा, यहां तो हो जाएगा O, फिर P, फिर डबल बॉन्ड O, यहाँ O, ये O नेगेटिव, या OH भी आप इसे लिख सकते हो। यहां जुड़ेगा ये इस जगह, जैसे O था ना ऊपर से, ये CH2 था, तो यहां हम जोड़ देंगे CH2, और CH2 के बाद इस बॉन्ड को बनाएंगे, और इस बॉन्ड के बाद क्या बनाएंगे? पेंटोस शुगर। थोड़ा ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। ये पेंटोस शुगर है, ये बना दिया पेंटोस शुगर। और ये तो हो गया फास्फेट, ये हो गया शर्करा, और ये हो गया आपका नाइट्रोजनी क्षारक। यहाँ बन जाएगा नाइट्रोजनी क्षारक। अब आपका जो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन से जैसे ये यहाँ से जुड़ा है, इसी तरीके से ऑक्सीजन ये जोड़ दिया हमने, फास्फोरस जोड़ दिया उसके आगे, बॉन्ड लगा के जोड़ दो। चलो बॉन्ड लगाओ, फास्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर O नेगेटिव है, इधर O है, और O के बाद फिर क्या जुड़ेगा बेटे? CH2 के ऊपर जुड़ेगा, और ये CH2 इस कार्बन का होगा, पांचवें कार्बन का, और यहाँ पे फिर दोबारा से हम जोड़ देंगे पेंटोस शुगर इस तरीके से। ये सारे बॉन्ड हैं, और उस शुगर के ऊपर जुड़ा होगा यहाँ पे एक नाइट्रोजन युक्त क्षारक या नाइट्रोजनी क्षारक। तो ये सीक्वेंस चलता रहेगा, ये सीक्वेंस इसी तरीके से चलता रहेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि फास्फेट, फास्फेट के बाद शर्करा, शर्करा के बाद क्षारक, फास्फेट, शर्करा, क्षारक, फास्फेट, शर्करा और क्षारक, नीचे फिर फास्फेट, शर्करा, क्षारक। तो ये होती है न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना। ठीक है बेटे, क्या है? न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना। अब हम अगली बात करेंगे। पहले आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर द्वितीयक संरचना पढ़ाते हैं। अच्छा, एक चीज और समझ लो। चलो यहाँ एक नोट लिखो आप, नोट। एक बात बताता हूं आपको, ध्यान से देख लो यही, कि एक न्यूक्लियोटाइड तो ये है फास्फेट, शर्करा, क्षारक, एक न्यूक्लियोटाइड, फिर फास्फेट, शर्करा, क्षारक दूसरा न्यूक्लियोटाइड,
फिर फास्फेट शर्करा क्षारक तीसरा न्यूक्लियोटाइड, फास्फेट शर्करा क्षारक चौथा न्यूक्लियोटाइड। तो दो न्यूक्लियोटाइड जिस बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़ते हैं, शर्करा और फास्फेट के बीच जो बॉन्ड होता है ना, देखो ये बॉन्ड शर्करा और फास्फेट के बीच, ये जो बॉन्ड होता है जो दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ता है, उस बॉन्ड को आप फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड कह सकते हो। ठीक है, तो हम कहते हैं कि दो न्यूक्लियोटाइड दो न्यूक्लियोटाइड्स जिस बॉन्ड द्वारा या जिस बंध द्वारा या जिस लिंकेज द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, उसे, देखो कौन से लिंकेज की हम बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। इस बॉन्ड को देखो, फास्फेट शर्करा क्षारक, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जिस बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़ेगा उसे कहेंगे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दो न्यूक्लियोटाइड जिस बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े होते हैं उसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है ना क्वेश्चन, उसे कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये नाम आपको ध्यान रखना है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है बेटे, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, पर एक बात बताऊंगा आपको, इसे कुछ बुक्स में शर्करा फास्फेट सहलग्नता भी कहते हैं। लगनता। ठीक है, शर्करा फास्फेट सहलग्नता भी इसे कहते हैं। कभी इस नाम से आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाओ, यानी शर्करा और फास्फेट ही तो जुड़ रहे हैं, देखो शर्करा और फास्फेट ही तो जुड़ रहे हैं इस बॉन्ड द्वारा, तो इसे शर्करा फास्फेट सहलग्नता भी कह सकते हो या फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी कह सकते हो। अब लो आप स्क्रीनशॉट, फिर हम द्वितीयक संरचना की बात करते हैं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटे न्यूक्लिक अम्ल की द्वितीयक संरचना की। न्यूक्लिक अम्ल की द्वितीयक संरचना या सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीयक संरचना में हम सबसे पहले बात करेंगे, नंबर ए डालते हैं, सबसे पहले बात करेंगे डीएनए की द्विकुंडलित संरचना। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, डबल हेलिकल मॉडल। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है। जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उन्हें इस टॉपिक को पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें बायोलॉजी में पढ़ रखी हैं। ठीक है बेटे, चलो देखते हैं। ये मॉडल जो है द्विकुंडलित संरचना या डबल हेलिक्स मॉडल या डबल हेलिकल मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। बहुत सिंपल सी बात है, बच्चों को डायग्राम बनाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, इसे समझने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। बेटे इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से समझेंगे सब। देखो क्या करना है, आप इस तरह का एक, ये जो मैं बना रहा हूं ये क्या है, ये है बेटे एक न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला है। न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला है, ये बना दी मैंने न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला। इसी तरीके से यहां से बनाता हूं। तो न्यूक्लियोटाइड की दो श्रृंखलाएं आपस में इस प्रकार लिपटी होती हैं। देखो जैसे रस्सी बनाते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड हैं, न्यूक्लियोटाइड की बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं हैं, आपस में लिपटी हुई हैं इस प्रकार। जैसे हम क्या बनाते हैं, रस्सी के दो
हिस्सों को लेकर एक दूसरे के ऊपर लिपेट देते हैं, बिल्कुल सेम वही है। बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें जैसे मान लो आपके पास ग्वानीन है और इधर से है साइटोसिन, ये दोनों हमेशा 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़ते हैं। यानी इस न्यूक्लियोटाइड की जो लंबी श्रृंखला है, जैसे हमने प्राथमिक संरचना पढ़ी है, इसमें बहुत सारे शर्करा हैं, बहुत सारे फास्फेट हैं और बहुत सारे नाइट्रोजनी क्षारक हैं। ये जो इस श्रृंखला के नाइट्रोजनी क्षारक हैं, वे इस श्रृंखला के नाइट्रोजनी क्षारकों के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। वो हाइड्रोजन बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की तरह या डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करता है। जैसे मैंने यहां लिखा है कि ग्वानीन और साइटोसिन के बीच हमेशा 3 हाइड्रोजन बंध बनते हैं। जैसे मैं लिख दूं यहां कि एडिनिन और थाइमीन, इनके बीच बनते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एडिनिन इस न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का हिस्सा है, ये थाइमीन इस वाली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का हिस्सा है। तो ग्वानीन और साइटोसिन के बीच हमेशा 3 हाइड्रोजन बंध बनते हैं और एडिनिन और थाइमीन के बीच हमेशा 2 हाइड्रोजन बंध बनते हैं। इसे कुछ जगह ऐसा भी होता है कि इसका तो थाइमीन है और एडिनिन है इस दूसरी श्रृंखला का। ऐसा भी होता है, जैसे इसका उल्टा आप कर सकते हो कि साइटोसिन इसका है ट्रिपल बॉन्ड और ग्वानीन इसका है। इसी सीक्वेंस को आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि वैसे यहाँ इतना ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है कि इस न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को इस न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के जस्ट अपोजिट रखा जाता है, पर इतना ज्यादा ध्यान रखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं जोड़ता हूं एडिनिन के साथ थाइमीन, यहां जोड़ते हैं एडिनिन के साथ थाइमीन, मतलब एडिनिन और थाइमीन के बीच में हमेशा 2 बॉन्ड बनते हैं। यहां हम जोड़ सकते हैं ग्वानीन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, और ग्वानीन साइटोसिन के बाद जोड़ सकते हैं टी और ए के बीच हमेशा 2 हाइड्रोजन बंध बनते हैं। ये टी इसका है और ए है इस वाली श्रृंखला का। टी ए के बाद जोड़ते हैं, मतलब इसमें कोई भी बच्चा इस तरह ना सोचे कि इसी सीक्वेंस में हमें जोड़ने हैं। सीक्वेंस आपकी मर्जी है, जो भी सीक्वेंस रखना है वो रखो। बस इतना ध्यान रखो कि ए के साथ टी जुड़ना चाहिए या टी के साथ ए जुड़ना चाहिए। जैसे ए टी टी ए, जी के साथ सी जुड़ना चाहिए और सी के साथ जी जुड़ना चाहिए। सिर्फ ये 2 बातें ध्यान रखनी है आपको। जैसे यहां जोड़ देते हैं ए टी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, अब देखो ध्यान से देखिए जरा, देखो मैं यहाँ टी के साथ मैं जोड़ रहा हूं ए, और फिर मैं जोड़ दूंगा ए के साथ जोड़ दूंगा मैं टी, फिर मैं जी के साथ जोड़ दूंगा, जी और सी के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, सी के साथ जोड़ दूंगा मैं जी, और फिर मैं टी के साथ जोड़ दूंगा ए, टी के साथ क्या जोड़ेंगे ए, ठीक है। अब देखो जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड से सी जोड़ दिया, ए के साथ डबल बॉन्ड से टी जोड़ दिया। इस तरह आप जोड़ते चले जाओ, मर्जी आपकी, कोई इसमें निश्चित सीक्वेंस की आवश्यकता नहीं है। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं बहुत अच्छी। ये जो हमारा डबल हेलिकल मॉडल है, जो डीएनए का द्विकुंडली संरचना है, इसका जो व्यास होता है ना यहां से यहां तक का, यानी इसकी मोटाई, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। वैसे तो बहुत सारी बातें बताऊंगा। इसका व्यास होता है बेटे 20 एंगस्ट्रॉम, ये लिख देता हूं यहाँ, 20 एंगस्ट्रॉम इसका व्यास होता है। कितना व्यास होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। और जो एक चक्र होता है यहां से यहां तक, मान लो यहां से शुरू हुआ यहां से, और ये घुमा आधा चक्र और फिर पूरा यहां तक, ये जो एक चक्र होता है ना, इसके बारे में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पेपर में। यहां से यहां तक है एक चक्र। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एक तो पूछते हैं कि वो एक चक्र की लंबाई कितनी होती है। लिख देता हूं चलो यहां, एक चक्र, ध्यान रखना है 34 एंगस्ट्रॉम तो इसकी लंबाई है यहां से यहां तक।
ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, इसका एक चक्र पूरा हुआ है, यहां से आधा तो ये पूरा हुआ, आधा ये पूरा हुआ। 34 एंगस्ट्रॉम इसकी लंबाई होती है एक चक्र की। और इसमें जो ये आपके जोड़े हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 जोड़े आते हैं किसके? नाइट्रोजनी क्षारकों के। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो हमने क्या पढ़ा है, ये है बस द्विकुंडली संरचना कि पहली पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला और दूसरी एक दूसरे के समांतर होंगी और वे आपस में जुड़ी होंगी हाइड्रोजन बंधों के द्वारा। हाइड्रोजन बंध किस किस के बीच होंगे? हाइड्रोजन बंध होंगे नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच। तो देखो सबसे पहली बात क्या लिखनी है आपको, यह संरचना वाटसन व क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने दी थी। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि डबल हेलिकल मॉडल किन वैज्ञानिकों ने दिया था। दूसरे नंबर पे क्या लिखना है, इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं तो हैं, 2 श्रृंखलाएं आपस में, यानी एक दूसरे के आपस में क्या होती हैं? समांतर होती हैं, पैरेलल। देखो हमने समांतर ही बनाई है, भले ही उन्हें घुमा रखा है हमने, हेलिक्स बना रखा है। तीसरी बात, एक श्रृंखला के जो न्यूक्लियोटाइड हैं, मैंने आपको बताया था 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं शर्करा फास्फेट सहलग्नता द्वारा। एक श्रृंखला के न्यूक्लियोटाइड, यहां कोमा लगाते हैं, शर्करा फास्फेट सहलग्नता द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। यानी कि यहां बताया जा रहा है एक श्रृंखला के आपस में, जैसे एक न्यूक्लियोटाइड यहां तक है, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर चौथा न्यूक्लियोटाइड। तो एक श्रृंखला के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होंगे शर्करा फास्फेट सहलग्नता द्वारा। नंबर 4, दोनों श्रृंखलाएं जो समांतर हैं एक दूसरे की, दोनों श्रृंखलाएं आपस में, ध्यान से देखिए जरा, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती हैं। किसके द्वारा जुड़ी होती हैं बेटे? हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। ये बीच में कहीं ट्रिपल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड है, ये सब क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड ही तो है। नंबर 5, साइटोसिन है ना, जो साइटोसिन व ग्वानिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। कहीं भी चेक कर लेना आप, देखो साइटोसिन और ग्वानिन के बीच 3 है, चाहे साइटोसिन पहले लिखा हुआ हो या ग्वानिन पहले लिखा हुआ हो, हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। नंबर 6,
जो एडिनिन है ना बेटे, एडिनिन ए, व थायमीन टी, एडिनिन व थायमीन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है बताओ? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड पता क्यों बनाते हैं? नाइट्रोजनी क्षारक, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन होता है ना, जो क्या है, बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। जो शर्करा के अणु है ना बेटे, शर्करा के अणुओं के बीच की दूरी, शर्करा के अणुओं के बीच की दूरी थोड़ी सी याद रख लेंगे आप, बराबर 11 एंगस्ट्रॉम, ऐसे लिख देते हैं। चलो होती है, सेंटेंस बना लो पूरा। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है ना। अब बायोलॉजी वाले बच्चों के तो मजे आ रहे होंगे। शर्करा के अणुओं के बीच की दूरी 11 एंगस्ट्रॉम होती है, और डीएनए अणु का व्यास, अभी मैंने चित्र में आपको बताया था, डीएनए अणु का व्यास कितना बताया था, ये देखो 20 एंगस्ट्रॉम। इसका व्यास, जो डबल हेलिकल मॉडल है, इसका व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, एक बात और बताई थी, एक पूर्ण चक्र की दूरी बताई थी आपको। एक पूरे चक्कर की दूरी कितनी बताई थी? 34 एंगस्ट्रॉम होती है, यहां से लेके यहां तक। एक चक्र आधा और आधा ये है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और इसमें 10 जोड़ी क्षारक होते हैं। 10 जोड़ी क्षारक, बस थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना चित्र बनाते हुए, वैसे जरूरी तो है नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें कितने क्षारक होते हैं? 10 जोड़ी क्षारक होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताता हूं आपको, बहुत अच्छी, ध्यान से समझेंगे। आपने बायोलॉजी में एक बात पढ़ी होगी, अंतरा अवस्था, केंद्रक की अंतरा अवस्था, या इंग्लिश में कहते हैं मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। चलो पहले लिख देता हूं, फिर समझाता हूं। केंद्रक की अंतरावस्था या मेटाफेज इसे कहते हैं। बायोलॉजी वाले टीचर आपको पढ़ाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, या पढ़ा दिया होगा। केंद्रक की अंतरावस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। कैसे रेप्लिकेशन होता है, चलो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है और इससे क्या फायदा है? डीएनए के रेप्लिकेशन से क्या होता है कि डीएनए का एक तो श्रृंखला ये है और एक श्रृंखला ये है, 2 श्रृंखलाएं हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, ये आपस में कनेक्टेड हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो जब मेटाफेज होती है या अंतरावस्था, तो वो कब होती है? जब एक कोशिका से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। जब नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, जैसे मैं कहूं कि एक तो नर जीव की कोशिका है, एक मादा की कोशिका है। तो नर के अंदर जो कोशिका है उसमें से भी दोनों, जितने ये जो 2 श्रृंखलाएं आपको नजर आ रही हैं, दोनों बिल्कुल अलग हो जाएंगी। जैसे आपकी जीप होती है ना, जैसे आपने जैकेट पहन रखी है, उसकी जीप है, तो जीप को जब आप खोलते हो तो जीप में भी 2 श्रृंखलाएं होती हैं, और जीप को जैसे खोलते हो तो दोनों श्रृंखलाएं अलग होती चली जाती हैं ऐसे। तो इसी तरीके से इसकी भी ये वाली चेन और ये वाली दोनों श्रृंखलाएं अलग होती जाती हैं, जिस तरीके से आप जीप को खोलते हो, और अलग होने को कहते हैं रेप्लिकेशन। फिर क्या होता है, इनमें से नर कोशिका में से भी एक श्रृंखला निकलेगी इस तरीके से, और मादा में भी ऐसा ही हो रहा होगा, उसमें से एक निकलेगी, और दोनों में से एक एक श्रृंखलाएं निकल के आपस में जुड़ेंगी, और उससे बनेगा जो संतान का डीएनए होगा। तो संतान के डीएनए में नर और मादा, यानी कि माता और पिता,
दोनों के डीएनए का हिस्सा होता है। इस तरह डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल जो है, वे दोनों श्रृंखलाओं का जो अलग अलग होना है उसे कहते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है। अच्छा, दो तीन और अच्छी अच्छी बातें सीख लो कि ये जो डीएनए होता है ना, डीएनए डीएनए के एक पिकोग्राम यदि हम लेते हैं, एक पिकोग्राम भार यदि डीएनए का लेते हैं, तो उसकी लंबाई कितनी होगी? कभी कभार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसकी लंबाई होती है 31 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 31 सेंटीमीटर। और जो आपका पिरिडीन है, पिरिडीन और प्यूरीन है, दो तरह के व्युत्पन्न वाले क्षारक हैं ना, इन दोनों का जो अनुपात होता है ना डीएनए में, वो बराबर होता है। बराबर का मतलब आप इसे कह सकते हो 1:1। यानी पिरिडीन क्षारक, पिरिडीन व्युत्पन्न जितने होंगे उतने ही प्यूरीन व्युत्पन्न भी होंगे, बराबर संख्या में होंगे। और एक लास्ट बात और बताता हूं आपको कि इनमें जो है श्रृंखलाओं में न्यूक्लियोटाइड ही तो होते हैं बहुत सारे। तो यदि हर एक न्यूक्लियोटाइड का आप भार निकालोगे ना, भार क्या, अणु भार निकालोगे, तो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड का अणु भार आता है बेटे 600। मॉलिक्यूलर वेट कह दो या मॉलिक्यूलर मास कह दो, आपकी मर्जी है। अणु भार कह दो या आणविक द्रव्यमान कह दो, एक ही बात है, 600 आता है। ध्यान रखना, एक न्यूक्लियोटाइड का भार है, पूरे डीएनए का भार नहीं है, एक न्यूक्लियोटाइड का। इस श्रृंखला में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, बहुत सारे, एक श्रृंखला में। ठीक है, इसलिए इस एक श्रृंखला को कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली मीन्स मैनी, न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको बताया है। न्यूक्लियोटाइड में तीन चीज होती हैं। एक तो होता है क्षार, ठीक है, नाइट्रोजनी क्षारक, एक शर्करा होती है और एक फास्फेट ग्रुप होता है। इन तीन से मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड। और ये है डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल जो दिया था वाटसन और क्रिक ने, और क्या क्या बातें बताई थी। मुख्य रूप से हमने इसका अध्ययन कर लिया है। वैसे बायोलॉजी में आप इसे बहुत डिटेल में डिस्कस करोगे, यहाँ तो इतना पढ़कर ही काम चल जाएगा। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे। चलो आरएनए के बारे में भी सीखते हैं थोड़ा। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर बी पर हम पढ़ेंगे बेटे आरएनए के बारे में। आरएनए के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूं, राइबो न्यूक्लिक एसिड है। इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें केवल एक श्रृंखला होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, केवल एक श्रृंखला होती है। ठीक है, और वो कुंडली बनी होती है उसकी। समझ में आ गया ना? तो सबसे पहले लिखते हैं कि यह एकल रज्जुक, यानी इसमें एक ही चैन होती है, एक ही श्रृंखला होती है। आरएनए जो है एकल रज्जुक होता है, ध्यान रखना, और उच्च अणुभार वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही है। ठीक है, यह भी एक उच्च अणुभार वाला पॉली न्यूक्लियोटाइड होता है। जैसे डीएनए है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिला हुआ, बिल्कुल ऐसे ही ये भी क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। बस डीएनए में डी ऑक्सी राइबोज शर्करा होती है और यहाँ होती है राइबोज शर्करा। ठीक है, यहाँ लिख दो आप, इसमें राइबोज शर्करा होती है। इसमें कौन सी शर्करा होती है बेटे? राइबोज होती है। और डीएनए में होती है डी ऑक्सी राइबोज। और एक अंतर और है, चलो लिख देते हैं।
इसमें थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। थाइमीन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल। तो ये बातें ध्यान रखनी है, इसमें थाइमीन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल। अब थोड़ी सी बात और ध्यान रखनी, नाम तो आपको बताइए, डीएनए और आरएनए दोनों के पूरे पूरे नाम मैंने आपको लिखवा दिए हैं। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी आप इसे कह सकते हो। देखो एक बात बताता हूँ आपको, ध्यान से समझेंगे। यदि मैं आरएनए की बात करता हूं ना, तो आरएनए एक तो होता है बेटे एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। पूरा नाम क्या होगा? मैसेंजर आरएनए, या आप इसे कह सकते हो संदेश वाहक आरएनए। इसका काम है संदेश को ले जाना एक जगह से दूसरी जगह। कोमा लगाते हैं। एक आरएनए होता है आरएनए, स्मॉल आर लिखते हैं, आरएनए। इसे कहते हैं बेटे राइबोसोमल। राइबोसोम्स तो पढ़े हैं आपने, बायोलॉजी वाले बच्चों ने पढ़े होंगे राइबोसोम्स। तो इसे कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। और एक होता है टीआरएनए। क्या होता है? टीआरएनए। इसका मतलब होता है बेटे ट्रांसफर आरएनए, या हिंदी में आप इसे कह सकते हो अंतरण आरएनए। तो ये तीन तरह के आरएनए आपको पता होने चाहिए, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आरएनए में तो बस इतना ही पढ़ना है। इंपॉर्टेंट है डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, या डीएनए की द्विकुंडलित संरचना इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे, अगले स्टेप पे आते हैं, न्यूक्लिक अम्ल के जैविक कार्य। न्यूक्लिक अम्ल के जैविक कार्य, यानी सजीवों के शरीर में क्या काम करता है न्यूक्लिक अम्ल, या दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी है न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, ये जो डीएनए है ना, ये आनुवांशिकता का आधार है। डीएनए आनुवांशिकता का आधार है, या आप कह सकते हो आनुवांशिकता का रासायनिक आधार है। ये बात आपने पहले भी पढ़ रखी है। माता पिता के लक्षण संतान में ले जाने की जिम्मेदारी डीएनए के ऊपर ही है। कैसे है? मैंने अभी बताया है। जो अंतरा अवस्था या मेटाफेज होती है किसी भी सेल की, किसी भी कोशिका की, उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए दो हिस्सों में टूट जाता है, एक रज्जु या एक सिरा या एक श्रृंखला अलग और दूसरी अलग। तो नर की कोशिका में से एक श्रृंखला जाती है और मादा की कोशिका में से भी एक श्रृंखला निकलती है, और दोनों श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर बनाती हैं संतति कोशिका का डीएनए। और उस डीएनए से ही लक्षणों का निर्धारण होता है, क्योंकि एक श्रृंखला आई है नर की कोशिका से और एक श्रृंखला आई है मादा की कोशिका से। दोनों श्रृंखलाएं जब आपस में मिलती हैं तो संतति कोशिका में माता और पिता दोनों के लक्षण आते हैं। तो इसलिए हम कहे हैं कि डीएनए आनुवांशिकता का रासायनिक आधार है। ठीक है, नंबर दो, दूसरी बात, डीएनए लाखों वर्षों तक किसी प्रजाति की पहचान को बनाए रखता है।
मतलब डीएनए से ही हम पहचान करते हैं कि जिस प्रजाति का हमें जीवाश्म मिला है, खुदाई में फॉसिल मिला है, वो वास्तविकता में कौन सी प्रजाति थी, कौन सी प्रजाति का जीव था। तो डीएनए से ही हम पहचान करते हैं। जैसे डायनासोर के हमें फॉसिल मिल जाते हैं, वहां से फॉसिल माने जीवाश्म मिल जाते हैं, और उसके हम जीवाश्म से डीएनए प्राप्त करते हैं, और डीएनए के अध्ययन से हमें पता चलता है कि ये जो हमें जीवाश्म मिला है वो किसका है, वो किसी विशेष प्रजाति का है। ठीक है बेटे। नंबर 3, तीसरी बात, डीएनए के रेप्लिकेशन के कारण, रेप्लिकेशन से लिख दो, माता पिता के लक्षण, माता पिता के लक्षण कहाँ पहुंचते हैं बताओ? संतान में पहुंचते हैं। ये बात तो हमने इनडायरेक्ट वे में ऊपर पढ़ी ली थी। ठीक है, पहले पॉइंट में लिख लिया था हमने, डीएनए आनुवांशिकता का क्या है? रासायनिक आधार है। और एक इसका जैविक उपयोग और भी है बेटे। ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना, न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो डीएनए हो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो, या आरएनए हो, राइबो न्यूक्लिक एसिड हो, ये कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें प्रोटीन के निर्माण में भी हेल्प करते हैं न्यूक्लिक एसिड। और आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, चलो बेटे, यदि हम प्रोटीन के संश्लेषण की बात करें ना, तो रियलिटी तो ये है कि प्रोटीन का संश्लेषण बेटे आरएनए करता है। तो मैं लिखूंगा संश्लेषण तो आरएनए करता है, यानी प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? आरएनए। पर एक बात है कि प्रोटीन के संश्लेषण का संदेश जो होता है ना, जो मैसेज होता है, वो डीएनए के पास होता है, परंतु प्रोटीन के संश्लेषण का संदेश किसके पास होता है? डीएनए के पास। बायोलॉजी में बहुत डीपली इसका अध्ययन आपने करा होगा या करोगे इसका स्टडी बायोलॉजी में। ठीक है बेटे। अच्छा, आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, चलो एक हेडिंग लिखते हैं, नोट, एक बहुत अच्छी बात सीखते हैं। चलो, आपने नाम सुना होगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना का। हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्होंने जो है बेटे आनुवांशिकता कोड की खोज की थी इन्होंने। इनके साथ हालांकि 2 वैज्ञानिक और भी थे, पर आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने आनुवांशिकता कोड की खोज की थी, या आनुवांशिक कोड की खोज की थी। बुक्स में ऐसे छपा हुआ है आनुवांशिक, आनुवांशिकता भी लिख सकते हो आप, एक ही बात है। आनुवांशिक कोड की खोज की थी डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने, और इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। यहां लिख देता हूं मैं, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला था। चलो उधर ही लिखते हैं।
डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था क्यों मिला था? आनुवांशिक कोड की खोज के कारण। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन खड़ा हो रहा होगा कि आनुवांशिक कोड का क्या मतलब है? सर, आनुवांशिक कोड का क्या मतलब है? इसका मतलब पता क्या है? अभी मैंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल बनाया था। उस मॉडल में हम जोड़ रहे थे ग्वानिन को साइटोसिन के साथ और एडिनिन को थाइमिन के साथ। तो उनका जो है जुड़ने का एक क्रम होता है, हर एक व्यक्ति में वो क्रम अलग अलग होता है। ध्यान से सुनो, वो जो आपके डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल में दो श्रृंखलाएं थी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं, वे आपस में जुड़ रही थी। किसके द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। और वे हाइड्रोजन बॉन्ड किस में बन रहे थे? नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच बन रहे थे। तो कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक सबसे पहले आएगा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा? नाइट्रोजनी क्षारकों के जुड़ने का क्रम सब में अलग अलग होता है। सारी दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं सब में नाइट्रोजनी क्षारकों के जुड़ने का क्रम अलग अलग है। और उस निश्चित क्रम को ही हम कहते हैं आनुवांशिक कोड। क्या कहते हैं बेटे? आनुवांशिक कोड। और इसकी खोज करी थी डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने, इसलिए इन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर एक बहुत अच्छी बात सिखाता हूं आपको। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे। बेटे, अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसे आप कहते हो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का क्या मतलब है? बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। वैसे तो आपको पता ही है फिंगरप्रिंट का क्या मतलब है। हमारे हाथ के जो उंगलियां हैं, इनके ऊपर एक स्पेशल टेक्सचर होता है। टेक्सचर का मतलब एक विशेष प्रकार की हमारी स्किन में बनावट होती है। यदि आप एक स्टैंप पैड लेते हो, जो अंगूठा लगाने वाली स्याही होती है, और उस पे अपने अंगूठे को लगाते हो और उसके बाद किसी कागज पे लगाते हो, तो शायद आपके अंगूठे के निशान और आपके दोस्तों के अंगूठे के निशान में आपको बहुत ज्यादा अंतर नजर आएगा। आएगा ना नजर? तो ये तो फिंगरप्रिंट है, नॉर्मल बात है कि हमारा जो अंगूठे के निशान है, जब हम स्टैम्प पैड पे इंक से टच करके और उसे पेपर पे लगाएंगे, और इसी तरह अपने बहुत सारे दोस्तों का निशान अंगूठे का लगाकर देखेंगे, और उसे किसी आवर्धक लेंस, जैसे आप कॉन्वेक्स लेंस ले लो जिसे आप कहते हो उत्तल लेंस, या सरल सूक्ष्मदर्शी, उससे जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंगूठे का डिजाइन कुछ और है और बाकी जो आपके दोस्त हैं सबके डिजाइन अंगूठों के अलग अलग हैं। इस तरह पहले पहचान की जाती थी व्यक्तियों की कि क्या यह व्यक्ति जेन्युइन है या नहीं है। मतलब व्यक्तियों की पहचान करने में, अपराधियों की पहचान करने में, माता पिता की पहचान करने में कि इस बच्चे के असली पिताजी या असली माताजी कौन है, इस तरह हम प्रयोग करते थे। पर इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके जो हाथ के अंगूठे या उंगलियां हैं, इनकी आप करा सकते हो प्लास्टिक सर्जरी, और प्लास्टिक सर्जरी कराने पर आपके अंगूठे और उंगलियों के जो इंप्रेशन है, जिसे आप कहते हो थंब इंप्रेशन या फिंगरप्रिंट, उन्हें आप चेंज करा सकते हो। इससे अपराधी बच सकते हैं अपराध करने के बाद भी, यदि वे क्या करा लेते हैं, अपनी उंगलियों और अंगूठों पर क्या करा लेते हैं, प्लास्टिक सर्जरी। पर बेटे, इसके अलावा एक बहुत जबरदस्त टेक्निक है पहचान करने की। आपको पता है कि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, और कोशिकाओं के अंदर क्या है, केंद्रक, और केंद्रक में क्या है, डीएनए, और डीएनए में क्या लगे हुए हैं, बहुत सारे नाइट्रोजनी क्षारक। तो नाइट्रोजनी क्षारकों के लगने का हर एक व्यक्ति में एक निश्चित, एक यूनिक, एक अद्भुत क्रम होता है। और किसी भी मनुष्य की कोशिकाओं में उपस्थित, केंद्रक में उपस्थित डीएनए पर नाइट्रोजनी क्षारकों का ये जो निश्चित क्रम होता है, इस निश्चित क्रम को ही हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट।
क्या कहते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंट। और इस तरीके से किसी भी व्यक्ति की पहचान करने को हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आप डीएनए चेक कर लो। भाई हमारे शरीर में तो लाखों करोड़ों अरबों कोशिकाएं हैं। कितनी कोशिकाओं को चेंज कराओगे आप? क्या पूरी बॉडी को ही चेंज करा दोगे? नहीं करा सकते। प्लास्टिक सर्जरी यहां तक काम नहीं कर सकती है। तो यदि किसी अपराधी की पहचान करनी है और उसके शरीर का कोई हिस्सा, जैसे कोई बाल या कोई फाइबर, कोई रेशा या फिर कोई रोया या फिर कोई भी बॉडी का एक माइनर सा पार्ट भी उस स्थान पर रह जाता है, तो उस पार्ट से हम डीएनए टेस्ट करते हैं और फिर बहुत सारे व्यक्तियों का डीएनए टेस्ट करते हैं जिनके ऊपर हमें शक होता है। और डीएनए से पहचान हो जाती है कि वास्तविकता में इस दुर्घटना के समय यहाँ कौन कौन से व्यक्ति उपस्थित थे। तो इसे कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और माता पिता की पहचान भी होती है कि हाँ, इस बच्चे के वास्तविक माता पिता कौन हैं। डीएनए से ही हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर जो डीएनए होगा उस डीएनए का एक हिस्सा तो माता का होगा और एक हिस्सा पिता का होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि डीएनए में मेटाफेज में क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं माता पिता की, अपराधियों की पहचान भी कर सकते हैं और बहुत सारी डिजीजेस, बीमारियों की भी पहचान कर सकते हैं। अब भविष्य में डीएनए के ऊपर बहुत ज्यादा कार्य किए जा रहे हैं वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है बेटे। तो अब यदि आपसे कोई पूछता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या मतलब होता है, तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? किसी मनुष्य किसी मनुष्य के शरीर में उपस्थित कोशिकाओं, शरीर में उपस्थित कोशिकाओं के केंद्रकों, मतलब कोशिकाओं में क्या है? कोशिकाओं में क्या होते हैं? केंद्रक। ठीक है। तो केंद्रकों में भी कुछ चीज उपस्थित होती है। केंद्रकों में उपस्थित डीएनए पर जुड़े जो नाइट्रोजनी क्षारक हैं, डीएनए पर जुड़े नाइट्रोजनी क्षारकों का एक निश्चित क्रम होता है। सब में अलग अलग होता है, सबका क्रम क्या है? अलग अलग, जो हमें माता पिता से प्राप्त होता है। क्षारकों का एक निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित क्रम होता है जिसे डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। इसे बदला नहीं जा सकता है। यानी प्लास्टिक सर्जरी यहां क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। इसे कहते हैं बेटे डीएनए फिंगरप्रिंट। और इसके द्वारा जो हम बहुत सारे अपराधियों की पहचान करते हैं, पैतृत्व अर्थात पेरेंट्स की पहचान करते हैं, तो इस क्रम को या इस क्रिया को या इस प्रयोग को हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है। तो बदला नहीं जा सकता है, सेंटेंस को पूरा ही लिखते हैं, बदला नहीं जा सकता है। इसकी सहायता से अनेकों कार्य करने को डीएनए
फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। अब अनेकों कार्य होते हैं, उनमें से कुछ मुख्य के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे नंबर 1, अपराधी की पहचान करना। अपराधी की पहचान करना। तो हम अपराधी की पहचान कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा। ठीक है बेटे। और दुर्घटना, समझ लियो ध्यान से बेटे, दुर्घटना में मरे व्यक्तियों की पहचान करना। जैसे दुर्घटना में कोई व्यक्ति मर गया है और उसके चेहरे का कुछ पता नहीं चल पा रहा है, चेहरा नष्ट हो गया है पूर्ण रूप से, तो उसके माता पिता से हम डीएनए को मैच करा सकते हैं, उस बॉडी का डीएनए मैच करा सकते हैं। उससे पता चल जाता है कि ये व्यक्ति इनके परिवार में से था या नहीं था। ठीक है। और मैंने बताया पेरेंट्स की पहचान करना या पैतृकता, कि एक बच्चा है और उसके माता पिता कौन है, इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप डीएनए से चेक कर सकते हो। पैतृकता की पहचान करना, कि जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं इस बच्चे का पिता नहीं हूं, वो व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, डीएनए से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। और नंबर 4, किसी विशेष प्रजाति की पहचान करना। चाहे वो कोई जंतु हो या कोई पेड़ पौधा हो, तो हम डीएनए से पहचान कर सकते हैं। ठीक है बेटे। तो ये था हमारा न्यूक्लिक एसिड का पूरा डिटेल, जितना हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है। वैसे न्यूक्लिक एसिड को बायोलॉजी में आप बहुत ज्यादा पढ़ते हो, डिटेल में पढ़ते हो, हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ठीक है बेटे। हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा न्यूक्लिक अम्ल का क्या मतलब होता है। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार हमें पढ़ने हैं, डीएनए आरएनए। हमने डीएनए आरएनए के प्राथमिक संरचना और द्वितीयक संरचना दोनों के बारे में बात की है। ठीक है बेटे। बस रेगुलर अपनी स्टडी करते रहो और नोट्स बनाते रहो। यदि आप लगातार मेहनत करोगे तो सफलता जरूर आपको मिलेगी, इस बात की 100% गारंटी है। ठीक है बेटे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।